तो अब उसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक में आ जाते हैं और हमारे सेकंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे कास्ट बेस्ड मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया की जो हमारी जो मार्केट्स थी जो कास्ट बेसिस पे चलती थी। हमने जैसे पढ़ा था अभी ट्राइबल मार्केट्स के बारे में भी कि कैसे ब्रिटिशर्स वगैरह के आने के बाद वो जो मिडिल में था वो राजपूत ज्वेलर्स थे और जो बाहर के टाइम बाहर जो आउटर एरिया था वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे। तो जो कास्ट बेस्ड मार्केट्स थी और ये ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे ये प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया में मतलब जो कॉलोनियलिज्म है जो ब्रिटिशर्स है उनके आने से पहले और उनके आने के वक्त कैसा रहा, हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में मैंने बेसिकली 6 पॉइंट्स निकाल दिए हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और हम इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे प्री कॉलोनियल दैट इज ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया जब ब्रिटिशर्स थे तो उस वक्त जो था वो कैसे ये हमारा जो मार्केट्स हैं ये फंक्शन करती थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पहले के टाइम पे ये ऑलरेडी अज्यूम था कि जो इंडिया है वो एंशिएंट इंडिया में जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है। जितनी भी एंशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है। इसका मतलब है कि जो विलेज कम्युनिटीज़ जो थी उस वक्त वो अपने अंदर में रह के या जो विलेज एरिया के जो लोग हैं उन्हीं के अंदर रह के ही वो उन्हें सेल्फ सफिशिएंट कहते थे क्योंकि उनको बाहर के लोगों की विलेज के बाहर के लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, टाउन या सिटीज़ के लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो लोग विलेज में भी उन लोगों ने ऐसे अपने आप को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया था कि उन्हें बोला जाता था कि जो विलेज कम्युनिटीज़ रही हैं हमारी इंडिया में जो एंशिएंट विलेज कम्युनिटीज़ थी वो एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट थी, वो अपने आप में परिपूर्ण थी। उसके बाद क्या होता है, हम ये बात भी जानते हैं कि जो पहले के टाइम में जो विलेज कम्युनिटीज़ थी उनका जो एक्सचेंज था जो गुड्स एक्सचेंज वो लोग करते थे वो एक नॉन मार्केट एक्सचेंज था। नॉन मार्केट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि वो पैसों के थ्रू नहीं किया जाता था, पैसों के अलावा भी बहुत सारे तरीके थे जिनके थ्रू वो अपनी मार्केट्स चलाते थे। जैसे हमने बार्टर सिस्टम की बात करी, एक और सिस्टम उस वक्त जो था उसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वो सिस्टम था जजमानी सिस्टम। तो जो जजमानी सिस्टम था उसमें क्या होता था कि बेसिकली जजमानी सिस्टम में कैसे फंक्शन करता था। जजमानी सिस्टम होता था कि अगर कोई लेबरर है तो अगर मैं उसको खाना या कुछ भी प्रोवाइड कर रही हूँ उसके बदले में वो मेरा काम करेगा। तो मैं उसको रहने के लिए जगह दे रही हूँ और खाने के लिए खाना दे रही हूँ, पहनने के लिए कपड़े दे रही हूँ, तो उसके बदले में जो मेरे काम है वो मेरा जो है एक तरीके से जो भी मेरा लेबर है वो करेगा। तो ये हमारा जजमानी सिस्टम भी होता था जो ऐसे काम करता था। तो हम नॉन मार्केट एक्सचेंज जो था, नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू एक तरीके से मार्केट चलती थी जैसा कि हमने देखा। और एक तरीके से सारी विलेज कम्युनिटीज जो थी वो अपने आप पे सेल्फ सफिशिएंट थी। लेकिन जब कॉलोनियलिज्म आया तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए, ठीक है। इकोनॉमिकली कॉलोनियलिज्म की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। कॉलोनियलिज्म ने बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस स्पेशली लाया। इकोनॉमिक चेंजेस कैसे इकोनॉमिक चेंजेस आया, जैसे उस वक्त जो लैंड रेवेन्यू जो था कॉलोनियलिज्म आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था वो ये बोला गया था कि जो लैंड रेवेन्यू है अब कैश के थ्रू पे होगा, मनी के थ्रू पे होगा, किसी भी काइंड के थ्रू पे नहीं होगा। तो अब उन लोगों को अगर अपना लैंड रेवेन्यू पे करना है, अपनी लैंड बचा के रखनी है, अपनी ज़मीन बचा के रखनी है ब्रिटिशर्स से, तो उनको मनी के थ्रू लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, कोई भी काइंड नहीं चलेगा। लैंड रेवेन्यू जो है अब वो मनी के थ्रू ही पे होगा। तो ऐसे छोटे छोटे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉलोनियलिज्म लाया था, तो जिसकी वजह से जो विलेज कम्युनिटी है, जो विलेज मार्केट थी, जो विलेज इकोनॉमी थी वो एक तरीके से चेंज होने लग गई थी कॉलोनियलिज्म के आने की वजह से। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम्स वो इनकॉर्पोरेटेड इनटू वाइडर नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच एग्रीकल्चर एंड अदर गुड्स सर्कुलेटेड।
सो अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता था ऑलरेडी, ठीक है। वो ट्रेड करता था बाकी कंट्रीज के साथ भी, जैसे बाकी, हाँ, तो जिससे हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग थी। बट क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक तरीके से हमारे जो जितने भी हम लोग इम्पोर्ट्स करते थे वो एक तरीके से कम करवा दिए थे, और बाद में जाके जितने भी हम लोग हैंडलूम इंडस्ट्री थी हमारी, जिससे हम लोग हैंडलूम क्लॉथ बनाते थे, वो सब कुछ एक तरीके से बंद करा दिया था और इंडिया को एक रॉ मटेरियल्स का, जिसे बोलते हैं रॉ मटेरियल्स का रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्टर बना दिया था। और जो इम्पोर्ट हम करते थे वो हम करते थे सिर्फ जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे। तो हम एक तरीके से एक सोर्स थे रॉ मटेरियल का बाहर के लोगों के लिए, और हम लोग जो खुद अपने लिए जो करते थे, हम लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही अपने इम्पोर्ट करते थे। तो हमने ये देखा कि हमारे जो एक तरीके से जो हमारा इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय होने लग गई थी कॉलोनियलिज्म के आने के बाद। स्पेशली हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो तो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो जो नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम था उसको उन्होंने क्या करा था कि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मार्केट में क्या था कि जो एक्सचेंज है वो पैसों के थ्रू नहीं होगा, वो बाकी चीज़ों के थ्रू होगा, किसी और चीज़ के थ्रू होगा। उसको उन्होंने एक वाइडर नेटवर्क से इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब बाहर की जो दुनिया, जो विलेज कम्युनिटी के अंदर अगर नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम चल रहा है तो बाहर की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके उसको एक बाहर की इकोनॉमी से जाके जोड़ दिया था, इनकॉर्पोरेट कर दिया था। और उसके बाद एग्रीकल्चरल और अदर गुड्स ऐसे ही सर्कुलेट होते थे। दैट मीन्स अगर मनी अगर वो लोग ले आए हैं इकोनॉमी में, तो अब जो एग्रीकल्चरल गुड्स या कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जब आदान प्रदान होगा या जब लेन देन होगी जिसे हम कहते हैं, वो अब जो होगी वो मनी के थ्रू होगी और वो बिना मनी के नहीं हो सकती। इस तरह के कुछ चेंजेस आ गए थे। और जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री जो हमारी इतनी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री थी, और जिसे कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग नेटवर्क्स हमारे पहले से थे, और जो ट्रेड थे हम लोग पहले काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते थे। जैसे हमने अपने मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वो बाहर के देश में, या हैंडमेड क्लोथ जिसे हम कहते हैं, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी जिसे कहते हैं, वो सब करके हम लोग ऐसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे बाहर। बट उसके आफ्टर ब्रिटिशर्स जो था वो एक तरीके से बंद हो गया था। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या अलाउड था, जो हम लोग रॉ मटेरियल्स हैं सिर्फ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सब कुछ इंपोर्ट हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स करेंगे। तो ऐसे कर करके हैंडलूम इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये है कि जो प्री कॉलोनियल इंडिया था हमारा, ये हम थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं कि जो हमारा प्री कॉलोनियल इंडिया था, कॉलोनियलिज्म के आने से पहले का जो इंडिया था, वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे। जैसे हमने हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में इतनी बात करी है, मैं हैंडलूम इंडस्ट्री की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त वो एक सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग ट्रेड था उस वक्त, और इंडिया का जो नाम था वो हैंडलूम इंडस्ट्री और हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं उन सब की वजह से ही ट्रेड में इतना ज़्यादा नाम आया था। और जो हमारे वेल ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम देख सकते हैं कि कॉलोनियल इंडिया से पहले जब इंडिया कॉलोनाइज नहीं हुआ था तो हमारे काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, इंडिजिनस मर्चेंट ग्रुप थे। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कैरी आउट करने के लिए हमारे पास मर्चेंट ग्रुप्स थे, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग ग्रुप्स जिसे कहते हैं वो सब थे हमारे पास, और जो बैंकिंग सेक्टर हमारा बहुत अच्छा था ट्रेडिंग नेटवर्क से। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ट्रेड है वो पॉसिबल था। तो कॉलोनाइज होने से पहले भी इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स रहे हैं जिनको कंट्रोल किया है मर्चेंट ग्रुप्स ने, हमारे बैंकिंग सेक्टर्स रहे हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क्स रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा ट्रेड था वो पॉसिबल हो पाता था, या फिर हम कहते हैं इंडिया में स्टेट टू स्टेट के बीच भी ट्रेड पॉसिबल था और कंट्री टू कंट्री के बीच भी ट्रेड पॉसिबल था इंडिया में।
और उनकी वो विलेज इकोनॉमी या उनकी खुद की इकोनॉमी की वजह से था, जो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। उन्होंने एक तरीके से जो हमारी ये जो ट्रेडिंग, जो हमारा ट्रेड पार्ट था इंडिया का, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारी कंट्री जो थी, जो वो सबके सब जितने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उसको इम्पोर्ट करने लग गए थे और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट करते थे। और हम जानते हैं ये बात कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका जो कॉस्ट होगा वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा या उनकी कॉस्ट कम होगी रादर देन एक फिनिश्ड गुड के या एक मैन्युफैक्चर्ड गुड के, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो हमारी जो ट्रेड था वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, ख़राब कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की वजह से। और ये सब चीज़ें क्यों हुई थी? ताकि इंग्लैंड जो है वो इंडस्ट्रियलाइज हो सके। सिर्फ इसी वजह से हम लोग हमारा ट्रेड को खराब कर दिया गया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद हम आगे आएंगे कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उनके खुद के सिस्टम होते थे बैंकिंग और क्रेडिट के। तो अब क्या होता था कि उस वक्त जो ट्रेड था वो अगर एक कम्युनिटी में हो रहा है, कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के ट्रेड के लिए, वो जो है अपने पैसे या जिसे कहते हैं अपना जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सेटिस्फाई करती थी अपने ट्रेडिंग नेटवर्क्स के थ्रू। उनके ट्रेडिंग नेटवर्क्स पूरे इंडिया में बहुत अच्छे थे। तो जो ऐसी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उस वक्त के टाइम पे उनका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर था, हम कह सकते हैं। एक तरीके से डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक खास फीचर था। उसका मतलब होता है कि वो खास फीचर क्या रहा था कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो अपने कास्ट के लोगों में ही ट्रेड करती थी। मतलब अगर मैं एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, अगर मेरी कोई कम्युनिटी है और मेरी कम्युनिटी ट्रेड में बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, तो मैं अगर खुद भी उस ट्रेड में घुसी हूँ तो मैं जब भी कुछ एक्सचेंज करूँगी या जब भी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग नेटवर्क बनाऊंगी या लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट भेजूंगी, तो मैं प्रेफर करूंगी कि जो मेरी कम्युनिटी का बंदा हो तो मैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट करूंगी रादर देन कोई और बंदा जो मेरी कम्युनिटी से बाहर हो। तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेडिंग नेटवर्क है इसी वजह से वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी थे, मतलब वो कम्युनिटी तक ही, उस कम्युनिटी में ही रिस्ट्रिक्टेड होते थे और बाहर के लोग जो थे वो उन लोगों को ट्रेडिंग नेटवर्क्स में आने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी उनके खुद के, हर ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद का बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम होता था। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ हंडी। तो अब हंडी क्या चीज़ है? हंडी एक तरीके से एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। जो उस वक्त क्या होता था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट्स है या लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस हमें पेमेंट्स करनी होती थी, उसके लिए हंडी यूज़ किया जाता था और हंडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ था। तो उससे क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ बैठ के कोई एक हंडी इशू कर रही हूँ तो मेरी कम्युनिटी का कोई और बंदा कहीं और जहाँ पे बैठा है उसको जब वो हंडी मिलेगी और उसे पता लगेगा कि ये हमारी कम्युनिटी सेम ही है और हम सेम कम्युनिटी के लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उस हंडी पे बिलीव करेगा और उस हंडी के थ्रू ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो क्योंकि ट्रेडिंग नेटवर्क जो है वो सिर्फ हमारी खुद की कम्युनिटीज के बीच में हो रहे हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो सिर्फ कम्युनिटी टू कम्युनिटी होते थे, आउटसाइड कम्युनिटी नहीं होते थे। मैं कभी भी किसी आउटसाइड बंदे को ट्रस्ट नहीं करूंगी रिगार्डिंग माई पेमेंट्स और रिगार्डिंग माई ट्रेडिंग नेटवर्क। तो यही हमने देखा कि ट्रेडिशनल ट्रेड जो कम्युनिटीज और कास्ट थे वो कुछ कास्ट ट्रेड से जो कनेक्टेड थे वो सिर्फ उन्हीं अपने में ही ट्रेड करते थे और उन्हीं खुद के ही कम्युनिटी में ट्रेड करके खुद का ही एक तरीके से एक दूसरे को फ्लरिश करते थे, बट बाहर की कम्युनिटीज़ को इसमें इतना ट्रस्ट नहीं करते थे। और ये हमने हंडी के यूज से अभी देखा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे द केस ऑफ नटुकोटाई चेटियर्स या उन्हें नकराटाज। नटुकोटाई चेटियर्स जो थे वो इस तरह का ग्रुप था इन तमिलनाडु, ठीक है, उससे हम कहते थे नकराटाज, नकराटाज भी कहते थे नटुकोटाई चेटियर्स को। तो ये जो नटुकोटाई चेटियर्स है इनका केस हम एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे ले सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग कम्युनिटीज, तो हम यहाँ पे इन लोगों का केस जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। सो व्हाट वाज द केस ऑफ नटुकोटाई चेटियर्स? एक तरीके का एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी तमिलनाडु की, और अगर हम इस
इस कम्युनिटी की प्रॉपर स्टडी करेंगे और इनके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि इस ट्रेडिंग ग्रुप में जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है या जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है वो इन लोगों के इस कम्युनिटी के लोगों में बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है। ठीक है, बचपन से उन लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे बैंकिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैरी आउट होती है, क्रेडिट क्या होता है। तो दे वर वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग नेटवर्क्स ऑफ द ट्रेडिशनल टाइम्स। और इस कम्युनिटी को हम अगर पढ़ेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे उस वक्त जो है कम्युनिटी ने ट्रेड किया, कैसे कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रेड किया जाता था और कैसे इन लोगों ने अपने बैंक्स, अपने ट्रेडिंग नेटवर्क्स के थ्रू एक बहुत ही कह सकते हैं ट्रेड में बहुत अच्छा किया था और अपनी ही कम्युनिटी के बीच में वो लोग भी कभी किसी बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते थे और अपनी ही कम्युनिटी के बीच में ट्रेड होता था। और ये हम इस नट्टू कोटाई चेटियर्स के बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है इसमें भी हम नकराटार्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं लास्ट पॉइंट में कि जो नकराटार बैंक्स थे वो एक तरीके के जॉइंट फैमिली फर्म्स थे जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अब जो फैमिली का जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो फैमिली के स्ट्रक्चर की तरह ही होना चाहिए। तो जो नकराटार्स के जो बैंक्स थे वो जॉइंट फैमिली फर्म्स होते थे। और उसके बाद जो ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एक्टिविटीज थी वो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि वो कास्ट और किनशिप रिलेशंस पे ही चलती थी। मतलब जो कास्ट और किनशिप लाइंस है, अगर तुम एक नकराटार हो तो ही मैं तुम्हारे साथ ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर तुम एक नकराटार हो तो ही मैं तुम्हें पेमेंट्स को लेकर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो हम ऐसे देखते हैं कि कास्ट और किनशिप रिलेशंस में ही जो है नकराटार बैंक्स चलते थे और नकराटार की ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो कास्ट और किनशिप रिलेटेड लाइंस में ही चलती थी। तो ये हमने पूरा पढ़ा है इस सेकंड टॉपिक के बारे में कि कैसे जो है वो मार्केट्स जो थी वो कलोनियलिज्म आने से इंडिया कॉलोनाइज होने से पहले कैसी थी और कलोनियलिज्म के बाद कैसी थी। तो हमने से पढ़ा कि जो विलेज कम्युनिटीज थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी और जो कलोनियलिज्म है उनके आने के बाद काफ़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस आए और जो नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम था हमारा उसको एक वाइडर नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज में इनकॉर्पोरेट किया गया और एग्रीकल्चर और गुड्स जो थे वो काइंड ऑफ मनी के थ्रू एक्सचेंज होने लगे इंस्टेड ऑफ नॉन मार्केट एक्सचेंज। उसके बाद हमने हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कैसे हैंडलूम इंडस्ट्री का डिमीस हो गया था, एक बहुत ही हैंडलूम इंडस्ट्री काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो गई थी कलोनियलिज्म के आने के बाद एंड हाउ द बैंकिंग। बट हम लोगों को इसके साथ साथ ये भी पता लगता है कि क्योंकि अगर हैंडलूम इंडस्ट्री इतने अच्छे से फ्लरिश कर रही थी कलोनियलिज्म आने से पहले, इसका मतलब है कि हमारे पास अच्छे इंडिजिनस मर्चेंट ग्रुप थे, बैंकिंग सेक्टर थे, ट्रेडिंग नेटवर्क थे जिनके थ्रू हम ट्रेड कर पा रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी वो कैसे उस वक्त ट्रेड करती थी, कैसे वो कैसे ट्रेडिंग सेक्टर को अपनी कम्युनिटीज के अंदर ही रखती थी और कम्युनिटी से बाहर नहीं जाने देती थी। हमने हंडी के यूज के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने नट्टू कोटाई चेटियर्स के बारे में पढ़ा हु वर ट्रेडिंग ग्रुप इन तमिलनाडु। और उसके बाद हमने उनके बैंक के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कैसे उनकी जो ट्रेडिंग और बैंकिंग एक्टिविटीज थी वो कास्ट और किनशिप लाइंस में ही चलती थी और उसके बाहर नहीं चलती थी।